हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर केमिस्ट्री मेंटोर किरण मनकोटिया। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज द सॉलिड स्टेट। और हम लेके आए हैं आपके लिए केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो बच्चों ये आपके न्यू पैटर्न, ठीक है, सीबीएसई ने न्यू पैटर्न जो अभी लाया है उसमें आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि बहुत इजी होगा। ऑलराइट, एक पैराग्राफ गिवन होगा और जो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे तो हमें डायरेक्टली वहां पे मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट वहां पे हिडन है। ऑलराइट, पैराग्राफ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के लिए, हिंट के लिए दिया जाएगा, नॉट लाइक दैट कि जो हमें इंग्लिश में आते थे ना, डायरेक्टली हमें क्वेश्चन देखना होता था और पैराग्राफ में हमने पॉइंट आउट किया और बस डायरेक्टली आंसर मिल गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है आपके फिजिक्स में, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक हिंट दिया जाएगा बस उस पैराग्राफ में और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो आपको देखना है कि कौन सा वहां पे कॉन्सेप्ट गिवन है। ऑलराइट, एंड रिलेटेड टू दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस दैट आर गिवन। ऑलराइट, सो यस स्टूडेंट्स, जॉइन द क्लास जल्दी से। हाय वीरेंद्र प्रताप सिंह, गुड इवनिंग बेटा। हाय संतोष, हाय अश्वनी मिश्रा, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यस, वी कैन वेट अ मोमेंट ताकि बच्चे जल्दी से ज्वाइन करें और फिर हम अपना ये सेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। ओके बच्चों, तो हाय स्वर्णा, हेलो राजन, शुभम, हेलो टू एवरीवन। ओके बच्चों, तो आई थिंक हमें अब सेशन स्टार्ट करना चाहिए विदाउट एनी डिले। ऑलराइट, सो वी आर प्रोवाइडेड विद अ पैराग्राफ। आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ गिवन है, पहले तो उसको अच्छे से रीड करो। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों हमें क्या दिया गया है? ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, एन आइडियल क्रिस्टल इज द वन इन विच द स्ट्रक्चरल यूनिट्स टर्म्ड एज यूनिट सेल। ओके, तो यूनिट सेल तो हमारी बुक में है, ठीक है, एनसीईआरटी में स्पेशल एक अलग से टॉपिक गिवन है। ऑलराइट, तो आगे क्या बोलते हैं? आर रिपीटेड रेगुलरली एंड इनफाइनेटली इन 3 डायमेंशंस इन स्पेस टू फॉर्म अ क्रिस्टल। ओके, तो एक क्रिस्टल में क्या होता है, जैसे हम एक रिपीटेड यूनिट इन अ रेगुलर मैनर में, अगर एक यूनिट सेल खुद को रिपीट करेगा तो हमें पूरा एक क्रिस्टल मिलेगा। आप ये समझिए, आप रूबिक्स क्यूब तो सबने देखा है, ठीक है, किस तरह से हम उसको सेम कलर में लेके आते हैं, तो उसी तरह से हमारा एक क्रिस्टल होता है। रूबिक्स क्यूब में भी छोटे छोटे क्यूब होते हैं जिनको एक रेगुलर फैशन में जब हम अरेंज करें देन वी गेट अ होल क्यूब। ठीक है, कंप्लीट हमें बड़ा क्यूब मिलता है। तो उसी तरह से अगर हम यूनिट सेल को एक रेगुलर फैशन में अरेंज करते हैं टू गेट अ क्रिस्टल। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो बच्चों मेरे साथ साथ आप लोग भी ये पैराग्राफ ध्यान से पढ़िए सो दैट कि जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें गिवन है वो इजीली हम सॉल्व कर सकें। ऑलराइट, सो क्रिस्टल तक हम पहुंच गए थे। Every crystal can be classified as a member of one of the 7 possible crystal system। जहां पे 7 आ जाए या फिर 14 आ जाए, ठीक है, तो द सॉलिड स्टेट चैप्टर में ब्रेवाइस लैटिसेस उससे रिलेटेड होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। सो सिस्टम दैट आर डिफाइंड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एंगल्स क्या है हमारे पास? ए बी सी, और हमारे पास of the unit cell and between the axial angles that is alpha, beta and gamma। तो बच्चों यहाँ पे आपको डायग्राम दिमाग में खुद आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग दिस यूनिट सेल, ठीक है बच्चों, तो यूनिट सेल क्या होता है? द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, जो छोटा बिल्कुल स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसको हम रेगुलर फैशन में जब हम अरेंज करते हैं टू गेट अ क्रिस्टल। तो बच्चों डिफरेंट टाइप्स के यूनिट सेल्स हमारे पास होते हैं, तो उनको कैटेगराइज किस बेसिस पे करते हैं, जो कि आपके यहाँ पे गिवन है, ए बी सी एंड अल्फा, बीटा एंड गामा। ये जो एक्सियल एंगल्स है, एक्सियल लेंथ है, वो डिफरेंट यूनिट सेल की डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेके चलना है, पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है पहले तो। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सियल एंगल आ जाते हैं, दिस इज ए, बी एंड सी। ठीक है, एक्सियल लेंथ आ गई ये, और इनके बीच का जो एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा। आई थिंक सबको याद आ गया होगा यूनिट सेल कैरेक्टराइजेशन से।
ठीक है, हाउ टू कैरेक्टराइज द यूनिट सेल। ऑलराइट, तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। ओके, अल्फा, बीटा एंड गामा ऑफ द यूनिट सेल। The structure of the given crystal may be assigned to one of the 7 crystal system. Bravais lattices हमने देखे हैं कि 14 होते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में बहुत सारी स्टडी के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद इट वाज सीन दैट कि वो टोटल हमारे पास सिर्फ 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। ऑलराइट, तो 14 क्रिस्टल सिस्टम्स को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर द पॉसिबल वेरिएशंस, बट एक्चुअल में जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल होते हैं दोज आर 7 इन नंबर। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं टू वन ऑफ द 14 Bravais lattices. Alright, next is this uniquely define the possible ways of rearranging atoms in the 3-dimensional solid. Based on these observations, 7 crystal systems were identified. Alright, तो वो कौन कौन से हैं? क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स यहाँ पे देखे बच्चों, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अब देखिए पैराग्राफ में तो हमें सिर्फ इन्होंने नाम दे दिए, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने नेम्स मेंशन कर दिए हैं उन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स के, बट उन्होंने इनकी जो कैरेक्टराइजेशन है वो नहीं बताई है, ठीक है, और आपको इनके नाम पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि ए बी सी का क्या रिलेशन होता है इनमें, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। ऑलराइट, तो बच्चों अब हमने पढ़ लिया है पूरा का पूरा पैराग्राफ। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन करते हैं। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ इज द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द कंपाउंड with unit cell dimensions A is equal to 0.387 और B की वैल्यू आपको गिवन है 0.387, दैट मींस A और B इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है, और C की वैल्यू गिवन है आपको 0.504। तो एक समरी टाइप की हम लिख लेते हैं, A is equal to B but B is not equal to C। ये तो आ गया एक्सियल लेंथ के बीच में और वी कैन से एज लेंथ के बीच में रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंगल को, एंगल क्या है बच्चों, A is equal to अल्फा इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री और यहाँ पे गामा की वैल्यू है 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एंगल के बीच में रिलेशन भी हमने देख लिया और जो एज लेंथ है उनके बीच में भी हमने रिलेशन देख लिया। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा क्रिस्टल सिस्टम इस रिलेशन को जस्टिफाई करता है। ओके, आई कैन सी सम आंसर्स ओवर हियर। तो यहाँ पे हेक्सागोनल बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बच्चों, जहां पे भी आपको गामा की वैल्यू 120 डिग्री आ जाए ना, ठीक है, तो बिना सोचे समझे आपको हेक्सागोनल आंसर करना है। ऑलराइट, बिकॉज किसी भी और क्रिस्टल सिस्टम में गामा की वैल्यू जो है वो 120 डिग्री नहीं होती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, विच ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज हेक्सागोनल। ठीक है, तो ब्रेवाइस लैटिसेस से और हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम से इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ऑलराइट, यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। यस यस, ओके, शिवम, आरुषि, अश्विनी, बच्चों जल्दी से बता दीजिए सभी बच्चे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट टिल नाउ तो जल्दी से पूछिए। All right, so let's move to the next question. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा related to the same paragraph. It is the unit cell with the structure given below represent dash crystal system. Okay, तो ये है आपका क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि जो यहाँ पे एंगल्स मेंशन्ड है या फिर एज लेंथ मेंशन्ड है वो कौन से क्रिस्टल सिस्टम की वैल्यूज को शो करती है। यस यस बच्चों जल्दी से बताइए। यू आर प्रोवाइडेड विद दिस क्रिस्टल सिस्टम। ओके, क्रिस्टल सिस्टम में आपको वैल्यूज गिवन है, सारे के सारे एंगल्स शो किए गए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई which one of these is showing this crystal. Yes, is it cubic, orthorhombic, tetragonal or trigonal? Yes. ओके, क्यूबिक बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है एंड ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो बच्चों मैं आपको दो चीजें यहाँ पे बताती हूँ। एक तो हो गया क्यूबिक, ठीक है, जिसमें क्या होती है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सारी की सारी जो एज लेंथ होती हैं दोज आर इक्वल। ऑलराइट, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एंगल्स
ठीक है, तो दूसरी कैटेगराइजेशन किस तरह से कर सकते हैं यूनिट सेल की, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सियल एंगल्स। ऑलराइट, तो क्यूबिक के केस में वी आर हैविंग, क्यूबिक के केस में क्या होता है बच्चों, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सारी की सारी एज लेंथ भी सेम होंगी, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और आप इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि सारे के सारे एंगल्स हैं 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर आल्सो इक्वल टू वन अनदर। ऑलराइट, दैट इज व्हाई यहाँ पे ऑप्शन ए एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो वेरी वेल, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, so we are having triclinic crystal over here। अब देखो बच्चों, triclinic is one of the 7 crystal system। तो यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू लगती है कि जो triclinic crystal शो करता है, is it A is equal to B is equal to C और सारे एंगल नॉट इक्वल टू होते हैं 90 डिग्री, या फिर आपको B लगता है? yes, जल्दी से बता दीजिए, which option is correct over here? triclinic crystal। triclinic crystal में जो एज लेंथ होती हैं आर दे इक्वल टू वन अनदर, और या फिर हम एज लेंथ की एंगल्स की बात करते हैं तो क्या वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्या वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं? यस यस बच्चों, जल्दी से बताइए। ऑलराइट, सो देसी गेमिंग, सबा, जसविंदर कौर, सबने आंसर किया है सी, एंड ये बिल्कुल सही आंसर है। जो लास्ट क्वेश्चन में आपको सेकंड चीज बताने वाली थी वो यही थी कि क्यूबिक है एक जिसमें सब कुछ इक्वल होता है, ठीक है, एज लेंथ भी सारी इक्वल टू वन अनदर, और अगर हम एक्सियल एंगल्स की बात करते हैं तो सारे इक्वल टू होते हैं 90 डिग्री के। बट सेकंड इज कि जिसमें कोई भी इक्वल नहीं होता है, तो एज लेंथ भी इक्वल नहीं होती हैं एक दूसरे के इन केस ऑफ ट्राइक्लिनिक, और जो एंगल होता है दैट इज आल्सो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो ओवर हियर ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑलराइट, जिसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता है, तो ये याद रखेंगे। एक तो हेक्सागोनल में गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, सेकेंड इज अ ट्राइक्लिनिक, कुछ भी इक्वल टू नहीं है, ठीक है, और क्यूबिक में हर कुछ इक्वल है। ऑलराइट, क्यूब हम पढ़ते हैं ना, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। सो ओवर हियर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑलराइट, ओके बच्चों, यस, एक बार जल्दी से बता दीजिए दैट दिस होल थिंग इज विजिबल टू यू। यस, क्लियरली विजिबल है सबको? यस बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, इज दिस होल पैराग्राफ एंड क्वेश्चंस आर क्लियरली विजिबल टू यू? ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ऑन द सेम नोट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द यूनिट सेल विद डायमेंशंस। तो यहाँ पे भी डायमेंशंस ध्यान से पढ़नी है, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज 7 क्रिस्टल इज जस्टिफाइंग दीज वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे भाई सारे के सारे जो एक्सियल एंगल्स हैं वो तो एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सारे के सारे एक्सियल एंगल्स तो एक दूसरे के इक्वल हैं, बट जो हमारे पास एच लेंथ है वो a इज इक्वल टू बी, बट b इज नॉट इक्वल टू c। तो इस तरह का नेचर कौन शो करता है, इस तरह की कैरेक्टराइजेशन कौन सा हमारे पास यहाँ पे क्रिस्टल सिस्टम शो करेगा? यस यस बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। ओके, सो टेट्रागोनल इट इज, एंड यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो बच्चों यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम सही है, बिकॉज इस तरह का नेचर शो करता है हमारा टेट्रागोनल। तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगी कि आप किस तरह से 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को लर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे पहले तो मैं आंसर टिक कर दूं। ऑलराइट, तो इस तरह से बच्चों आपने आंसर्स तो बिल्कुल सही दिए, पहले ये पैराग्राफ हम फिनिश करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिनिश करते हैं, उसके बाद हम एक ट्रिक याद करेंगे, एक मेमोरी ट्रिक याद करेंगे टू लर्न ऑल दीज 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। ऑलराइट, ओके, लास्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है आई थिंक। ठीक है, इसके लिए पैराग्राफ भी देखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। देयर आर डैश ब्रेवाइस लैटिसेस, इज इट 14, 8, 15 और 12? यस बच्चों, आप चैनल पे इसी तरह बने रहिए, 11th के लिए भी लेके आएंगे। ठीक है,
आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आपको इस तरह के सेशंस अच्छे लगे, तो हम 11th के लिए भी बहुत जल्द लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कीजिए। Okay, so we are having 14 revised lattices and that is absolutely correct. Alright? तो यहाँ पे बच्चों हम जल्दी से एक मेमोरी टिप याद कर लेते हैं बिकॉज ये हमारे रिवाइज्ड लैटिसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ओके, तो इस पूरे पैराग्राफ का हम एक शॉर्टकट याद कर लेते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास सबसे पहले आता है क्रिस्टल सिस्टम। वी आर हैविंग क्रिस्टल सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे बच्चों एक्सियल लेंथ। ऑलराइट, एक्सियल लेंथ, देन फाइनली वी आर हैविंग एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल अगर आप लोगों ने याद कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है, सारे के सारे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स और उनके कैरेक्टराइजेशन किस तरह से होती है, देन इट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं याद किया है, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगता है, तो इस ट्रिक से आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। ठीक है, इनिशियल्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले इट इज COT, कोट, मत, HR। ठीक है, आई थिंक ये तो बहुत इजी है, इनिशियल याद रखना। ठीक है, कोट, मत, HR। So it is COTMTHR। और हमेशा याद रखना है जो पहले वाला T है इट इज फॉर टेट्रागनल। ऑलराइट, तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलराइट, इस तरह से आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो फर्स्ट वाला जो T है दैट स्टैंड्स फॉर टेट्रागनल। सो इट इज क्यूबिक। O से क्या होता है भाई, ऑर्थोरोम्बिक। इट इज ऑर्थोरोम्बिक। T, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट T स्टैंड्स फॉर टेट्रागनल, सो इट इज टेट्रागनल। उसके बाद मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, अब देखो टेट्रागनल तो हो गया, तो सेकेंड T इज ऑब्वियसली फॉर ट्राइक्लिनिक। ऑलराइट, सो इट इज ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट इज H फॉर हेक्सागनल। लास्ट R किस लिए आता है, इट इज रोम्बोहेड्रल। इट इज फॉर रोम्बोहेड्रल। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है बच्चों? यस बच्चों, साथ साथ में रिवीजन भी हो रही है और आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमने पैराग्राफ डिस्कस किया है ये तो हमने बता दिया कि इसके इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह से इजी है, बट इस पैराग्राफ का बिल्कुल जो हम एक निचोड़ है वो ये वाला टेबल है। ठीक है, अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो रिवाइज लैटिसेस वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे बच्चों अब देखते हैं एक्सियल लेंथ की बात। ऑलराइट, इस तरह से याद रखेंगे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। ठीक है, ये आ गया यस, कंप्लीट यस, जिसमें सारी की सारी हमारी लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, और नो के लिए आएगा यस, नो, हाफ, नो, नो, हाफ, यस। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यस, नो, हाफ, नो, नो, हाफ, यस। ठीक है, यस फॉर की सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, नो मतलब ऑब्वियसली सारी की सारी साइड्स इक्वल नहीं है, दैट मींस A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, कंप्लीट नो आ गया। देन वी आर हैविंग हाफ। हाफ में क्या करना है, फर्स्ट हाफ तो इक्वल है but is not equal to C, that means A is equal to B but is not equal to C। ये आ गया हमारा हाफ में। ऑलराइट, और नेक्स्ट देखिए कंप्लीट नो। नो में अगेन लाइक दिस, A is not equal to B is not equal to C। ठीक है, तो ये भी आ गया हमारा नो में। नेक्स्ट है हमारा नो, अगेन सेम चीज यहाँ पे, A is not equal to B is not equal to C। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है, यस, नो, हाफ, नो, नो, हाफ, यस। अगेन हाफ और यस, तो ये तो बहुत इजी है, इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। देन कंप्लीट यस में ऑल आर इक्वल, दैट मींस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो यहां तक किस किस को लर्न हो चुका है बच्चों, जल्दी से बताइए। यस, आप इस तरह से, मैंने कहा जो जिसने ऑलरेडी लर्न कर लिया है, जिसको ऑलरेडी पता है इसकी सारी वैल्यूज, ठीक है, तो उसको लर्न करने की, उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने अभी याद नहीं हो रहा, जिसको अभी याद नहीं है, जिसको मुश्किल आती है याद करने में, यू कैन लर्न इट लाइक दिस। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक्सियल लेंथ की भी बात होगी है बच्चों। मेन आता है अब एंगल।
ठीक है, एंगल में हमें हेक्सागोनल का ऑलरेडी पता है दैट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, ये ध्यान में चलना है। तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ऑलराइट, अब गामा 120 डिग्री के इक्वल है, तो बाकी जो अल्फा और बीटा बचे हैं दोज आर इक्वल टू 90 डिग्री। ऑलराइट, सो इट इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ऑलराइट, तो भाई हेक्सागोनल भी प्रॉपर हो गया। और फर्स्ट 3 जो हैं इनमें सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं and those are equal to 90 degree. So that means alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. इसमें भी सेम रहेगा, कोट COT इन तीनों में ही एंगल की वैल्यू विल बी इक्वल टू वन अनदर एंड विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से याद रखिए। सो इसके लिए भी सेम और इसके लिए भी सेम। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। यस, और ट्राइक्लिनिक में हमें ऑलरेडी पता है कुछ भी इक्वल टू नहीं है। ठीक है, कुछ भी इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो यहाँ पे एज लेंथ तो आ गई, नॉट इक्वल टू वन अनदर। अब एंगल का भी लिख देते हैं, दैट इज अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो कुछ भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ठीक है, और अगर हम मोनोक्लिनिक की बात करते हैं, मोनोक्लिनिक में सिर्फ हमारा जो बीटा होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। बाकी जो हमारा अल्फा है और गामा है, आई एम सो सॉरी, सो यहाँ पे हमारा जो अल्फा है और गामा है दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना इजी है लर्न करना। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में आता है हमारा रोम्बोहेड्रल। उसमें सारे के सारे एक दूसरे को तो इक्वल होंगे बट दे विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। So alpha is equal to beta is equal to gamma but not equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो जिनको भी प्रॉब्लम आती है रिवाइज लैटिसेस को लर्न करने में, उनको क्या करना है, यू हैव टू लर्न दिस इनिशियल्स। ठीक है, देन एक्सियल लेंथ में देखिए यस नो हाफ, नो नो हाफ, यस, बहुत इजी। और लास्ट आ गए हमारे एंगल्स। फर्स्ट 3 में तो इक्वल टू होंगे सारे के सारे 90 डिग्री के। देन हेक्सागोनल का स्पेसिफिक है। ठीक है, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। देन वी आर हैविंग ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में कुछ भी इक्वल टू नहीं होता है। मोनोक्लिनिक में बीटा विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और लास्ट वाला हमारा बचता है रोम्बोहेड्रल, जिसमें सारे एंगल तो एक दूसरे के इक्वल टू होंगे बट दे विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ऑलराइट, तो बच्चों इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। यस, ओके, आई थिंक इट्स डन। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो वी आर हैविंग केस स्टडी 2 ओवर हियर। बच्चों अब इसको भी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सो द केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 सेज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द आयंस। अब जो जो वर्ड यहाँ पे मेंशन होता है ना, उसका मतलब दिमाग में खुद आ जाना चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? ठीक है, साथ साथ में पता होना चाहिए। ऑलराइट, जितने नियरेस्ट नेबर्स होते हैं किसी पर्टिकुलर एटम से डायरेक्टली अटैच्ड। ऑलराइट, okay, the coordination number of the ions in ideally ionic structures are determined by electrostatic considerations. electrostatic considerations ही तो होती हैं। अगर हम ionic structures की बात करें तो उसमें ions होते हैं जिनके बीच में electrostatic attractions होती हैं। अगर same ions की बात करें तो उनमें repulsions होती हैं। ऑलराइट, इतना क्लियर है सबको? उसके बाद cations surround themselves with as many as anions as possible and vice versa. ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक पैराग्राफ गिवन है, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने में। नेक्स्ट लाइन सेज दिस लैटिस एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, ओके, दिस मैक्सिमाइजेस द अट्रैक्शन बिटवीन नेबर्स आयंस of opposite charge and hence maximize the lattice energy of the crystal. तो यहाँ पे lattice energy का भी जिक्र थोड़ा सा हुआ है। That means ionic crystal क्यों stable होता है? Due to lattice energy. ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती हैं इन अपोजिट आयंस और सेम आयंस में होती हैं रिपल्शंस, जो कि बैलेंस होके एक पूरे आयनिक क्रिस्टल को फॉर्म करती हैं। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस रिक्वायरमेंट लेड टू द फॉर्मुलेशन ऑफ द रेडियस रेशियो रूल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज दिस रेडियस रेशियो रूल? ठीक है, ओके, सो फॉर आयनिक स्ट्रक्चर्स इन विच द आयंस एंड द स्ट्रक्चर अडॉप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर कंपाउंड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव साइजेस ऑफ द आयंस। ऑब्वियसली अब आयंस के भी तो कुछ साइज होगा।
ठीक है, जनरली क्या होता है, कैटाइन स्मॉलर एज कंपेयर टू एनाइन, तो वही यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। Thus, for the stable ionic crystalline structures, there is a definite radius ratio limit for a cation to fit perfectly in the lattice of anion. देखो बच्चों, as I told you, cation क्या होता है, smaller size का होता है, ठीक है। anion क्या होता है, as compared to cation, larger in size। तो क्या होता है कि ये जो anions है, they form the whole crystal, alright, वो crystal form करेंगे। अब देखो यहाँ पे इन एनाइन ने इस तरह से क्रिस्टल फॉर्म किया, ऑलराइट। अब देखो इनके बीच में कोई वॉइड खाली है, ये जो वेकेंट स्पेस होता है इनके बीच में, दिस इज द वेकेंट स्पेस, दिस इज द वेकेंट स्पेस। अब कैटाइन इतना छोटा होता है कि वो इन वेकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। तो क्रिस्टल हमारा किस तरह से बनता है, ये जो हमारे एनाइन्स होते हैं दे विल फॉर्म द होल क्रिस्टल, और जो उनके बीच में वॉइड होगा, वॉइड मींस वेकेंट स्पेस होगा, उसको ऑक्यूपाई करेगा कैटाइन। और किस तरह से ऑक्यूपाई करेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारा रेडियस रेशियो रूल पे, ऑलराइट। रेडियस रेशियो रूल किस तरह से होता है, इट इज आर पॉजिटिव, दैट मींस रेडियस ऑफ द कैटाइन टू रेडियस ऑफ द एनाइन, ऑलराइट। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे बच्चों आपको साफ साफ मेंशन है दैट दिस रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 6, 8 आर रिस्पेक्टिवली, एंड दिस इज द लिमिटिंग रेडियस रेशियो। अगर हमारे पास जो रेडियस रेशियो है बच्चों इस रेंज में आती, इस रेंज के बीच में आती है, दैट मीन्स जो कैटाइन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कैटाइन ने पोजीशन कौन सी ऑक्यूपाई करनी है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 3, ऑलराइट। तो ये सब क्या बताता है, ये यहाँ पे जितना भी रेडियस रेशियो लिखा है कि रेडियस ऑफ कैटाइन, रेडियस ऑफ एनाइन, इट टेल्स अबाउट द पोजीशन जो कि कैटाइन ऑक्यूपाई करेगा। तो कैटाइन अगर ज्यादा बड़ा होगा साइज में, देन इट विल ऑक्यूपाई द क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक वॉइड ऑक्यूपाई करेगा। 6 है तो अगर कैटाइन कंपैरेटिवली स्मॉलर है साइज में, बहुत ज्यादा छोटा है साइज में, देन इट विल ऑक्यूपाई अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस नाउ। ओके बच्चों, तो आप जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन है दैट यू हैव टू आंसर। ओके, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज द आयनिक रेडियाई ऑफ पोटेशियम, रुबिडियम एंड ब्रोमाइड आयन आर 137, 148, 195 picometers. All right, what you are asked, the coordination number of cation in rubidium bromide and potassium bromide structures are respectively. तो यहाँ पे आपको बताना है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एंड एज यू नो कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली रिलेट करता है विद द रेडियस रेशियो रूल, ऑलराइट। तो यहाँ पे जल्दी से आंसर कीजिए, इज इट 8,6, 6,4, 6,8 और इज इट 4,6? यस बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए। ये तो यहाँ पे पैसेज में ऑलरेडी गिवन है। यस यस बच्चों, आंसर क्विकली। ओके, पूजा ने आंसर किया है ऑप्शन ए, ऑलराइट। पहले थोड़े से और आंसर्स आने देते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस, ऑलराइट, कि किस तरह से ये हमारा सॉल्यूशन आया, ऑलराइट। ओके, वीरेंद्र ने भी ऑप्शन ए सिलेक्ट किया है यहाँ पे, एंड यस बच्चों, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Okay, so here we are talking about rubidium bromide first. तो बच्चों rubidium bromide, इसमें जो कैटाइन है, what is that? It is rubidium, rubidium positive and bromide negative, ठीक है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बहुत ही माइनर सी, वो आपको यहाँ पे करनी थी, ऑलराइट। तो देख लेते हैं, यहाँ पे फरदीन ने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं किस तरह से कौन सा ऑप्शन सही आया है, ऑलराइट। तो बच्चों यहाँ पे देखो, रुबिडियम ब्रोमाइड की बात कर रहे थे हम, तो रेडियस रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इट इज रेडियस ऑफ द कैटाइन टू द रेडियस ऑफ द एनाइन। तो रेडियस ऑफ द कैटाइन दैट इज रुबिडियम, ठीक है, और रेडियस ऑफ द एनाइन। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी थी और इस रेंज में देखना था। ये जो आपको रेंज मेंशन है, इसमें देखना था कि वो दोनों की दोनों वैल्यूज किस रेंज में लाई कर रही है, देन अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आई थिंक। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए रुबिडियम का कितनी वैल्यू गिवन है, इट इज 148। तो 148 डिवाइडेड बाय ब्रोमाइड 195। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पे। यस स्टूडेंट्स,
ओके तो बच्चों जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 0.758 अकॉर्डिंगली, ठीक है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हो 0.76। ओके तो यहाँ पे देखिए बच्चों 0.76 किस रेंज में लाई करता है, इस रेंज में तो नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, 0.76 आता है हमारा इस रेंज में। ऑलराइट, दैट इज 0.73 से लेके 1 के बीच में आता है हमारी ये वैल्यू। दैट मीन्स क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, इट विल बी इक्वल टू 8। तो अगर इस रेंज में लाई करेगा तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 8 के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है, रेडियस रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है वो क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह के एमसीक्यूज तो पूछे ही जाएंगे। ऑलराइट, ओके सो यहाँ पे देखो बच्चों ये तो सॉल्व हो गया। अब 8 वाला ऐसा कौन सा है, अब यहाँ पे 8 वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है। ऑलराइट, तो यहाँ पे तीनों तो कैंसिल हो गए, बट टू बी श्योर हम दूसरा भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बहुत ही इजी है तो दूसरा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके सो वी आर हैविंग सेकेंड, और यहाँ पे देखिए बच्चों KBr, दैट मीन्स K पॉजिटिव, अगेन ब्रोमाइड है यहाँ पे एनाइन। ऑलराइट, तो हम सिंपली क्या करेंगे, वी नीड टू पुट द वैल्यूज ओनली। ऑलराइट, तो K पॉजिटिव का यहाँ पे कितनी वैल्यू गिवन है, इट इज 137 बाय ब्रोमाइड की कितनी वैल्यू गिवन है, अगेन 195। और बच्चों जब आप ये कैलकुलेट करोगे यू विल गेट, यस जल्दी से कैलकुलेट करो इसको, यस बच्चों, ओके व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट 0.70 अराउंड, ठीक है, इसके अराउंड आपको वैल्यू मिलेगी। ओके अब हम बढ़ते हैं फिर से रेडियस रेशियो की, लिमिटिंग रेडियस रेशियो की तरफ। तो यहाँ पे देखो बच्चों इसमें तो लाई नहीं करती है, इसमें भी नहीं लाई करती है। ओके इट इज लाइंग इन दिस रेशियो, ठीक है, ये जो हमें एक रेंज गिवन है इसमें ये लाई करती है। सो एज यू कैन सी अगर हमारे पास रेंज आती है 0.414 से लेके 0.732, देन द कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी यस 1 2 3, सो इट इज 6। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 6। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़े बहुत आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर्स। ऑलराइट, तो हमारे पास फर्स्ट का दैट मींस रुबीडियम ब्रोमाइड में आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 8, एंड इन केस ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड इट इज इक्वल टू 6, क्योंकि इस तरह से वो इस लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बीच में लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, हेलो निखिल बलोत्रा, हेलो एवरीवन जिन्होंने अभी सेशन को ज्वाइन किया है। बच्चों वी आर डिस्कसिंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम द चैप्टर द सॉलिड स्टेट। तो आप भी पार्टिसिपेट करो, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऑलराइट, ये पैराग्राफ आपको मेंशन्ड है यहाँ पे, एंड रिलेटेड टू दैट वी आर हैविंग सम क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आंसर। ऑलराइट, ओके फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, अब देखो, for the coordination number 4 the maximum limiting radius ratio is, yes अब जल्दी से बताइए, बहुत इजी है बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, देखो इस तरह से ये लाइन में जो लिखा हुआ है ना ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आप इसको इस तरह से लिख लो 0.155, ओके 0.225, then we are having 0.414, then we are having 0.732। अब जो वैल्यू यहां गिवन है उसको रेंज में ले आओ 225, एंड देन इसके बीच में 0.414, उसके बाद 0.732, एंड जो फाइनली वी आर हैविंग 1 वैल्यू 1, ठीक है, बहुत इजी है। अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों, मिनिमम रेशियो 1 2 3 4, वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ वॉइड्स, ऑलराइट, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर है 3 4 6 एंड 8। और अगर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट मींस इट इज अ ट्राइगोनल वॉइड जो कि 3 एटम से सराउंडेड है। तो यहाँ पे आपकी ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है 3 दैट मींस इस तरह से वो 1 2 3, तो इनके बीच में आप देख सकते हैं एक वॉइड, एक वेकेंट स्पेस है, उसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड। ऑलराइट, ओके तो बच्चे यहाँ पे 4 है अगर तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, अगर 6 है देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है दैट मींस वो वॉइड जो है दैट इज सराउंडेड बाय 8 एटम्स। ऑलराइट, सो दैट इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। तो अब इस तरह से जब लिखोगे ना आप
ठीक है, इस तरह से जब याद रहेगा ना तो क्वेश्चंस का आंसर करना भी बहुत इजी हो जाएगा। सो एज यू कैन सी ओवर हियर फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा 4, सो एज यू कैन सी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो यहाँ पे हम किस कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इस वाले कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे क्या पूछा है, द मैक्सिमम लिमिटिंग रेडियस रेशियो इज, तो मैक्सिमम ये है इसकी मिनिमम वैल्यू एंड दिस वन इज मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इट वुड बी ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये रेंज है जिसमें एक मिनिमम वैल्यू है और 4 कोऑर्डिनेशन वाले में लिमिटिंग वैल्यू में जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 0.414। ठीक है, यस, वेरी गुड बच्चे, बहुत सारे बच्चे सही आंसर यहाँ पे कर रहे हैं। वेरी गुड पूजा, अश्विन एंड वीरेंद्र, बहुत सही से आंसर कर रहे हो बच्चों, वेरी गुड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये क्या बोलता है हमें क्वेश्चन, देखिए ध्यान से पढ़िए। इफ द रेडियस ऑफ सोडियम आयन, एक सोडियम केटाइन हमें मेंशन है, उसकी रेडियस हमें गिवन है 95 पिकोमीटर्स, ऑलराइट, एंड दैट ऑफ क्लोराइड आयन इज 181 पिकोमीटर्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सोडियम की वैल्यू आपको गिवन है एंड यू आर प्रोवाइडेड विद द वैल्यू ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन की रेडियस भी आपको मेंशन है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन्स इज, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में पैराग्राफ में हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों, कि जो क्लोराइड आयन या फिर कोई भी हम एनाइन की बात करते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, उनका आयनिक साइज क्या होता है, बड़ा होता है। दैट मीन्स वो बनाएंगे पूरा क्रिस्टल, ऑलराइट। तो इस एरे के बीच में, इस क्रिस्टल के सिस्टम के बीच में, अरेंजमेंट के बीच में कुछ वॉइड खाली होंगे, वॉइड्स ही तो बोलते हैं खाली स्पेस को। ठीक है, इस तरह से एटम एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे बहुत अच्छी तरह से पैक्ड होंगे इन 3 डायमेंशन, और उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस होगा उसको ऑक्यूपाई करेगा ये सोडियम आयन। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉइड ओनली। ठीक है, उसके वॉइड के साथ अगर उसका रेडियस मैच करेगा देन वो उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, उस वॉइड को वो ऑक्यूपाई कर सकता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सही में आंसर सही आंसर कर रहे हैं, ऑलराइट। तो आंसर कर रहे हैं डी, ऑलराइट। बच्चों एक और बार ध्यान से देखिए, यस, जल्दी से ध्यान से देखिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस रेशियो। तो बच्चों यहाँ पे आपको रेडियस रेशियो निकालना है। अब रेडियस रेशियो क्या है, इट इज सोडियम, ठीक है, केटाइन, केटाइन की रेशियो, केटाइन का आयनिक साइज टू द रेडियस ऑफ द एनाइन। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है, दैट इज 95 बाय 181। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अगर लिमिटिंग रेडियस रेशियो, अगर रेडियस रेशियो ही नहीं बता रहे हो आप, तो उससे अकॉर्डिंग ही हम तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाई करोगे, स्ट्रक्चर को नहीं याद रखना है, आप ये देखो कि इसमें जो हमारा रेडियस रेशियो की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है और वो किस रेंज में लाई कर रही है। अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन टेल द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से कीजिए एंड इट कम्स आउट टू बी 0.52। अब देखो मेरे पास आ गई 0.52। अब मुझे देखना है किस रेंज में ये लाई कर रही है। सो इट इज नॉट लाइंग इन दिस रेंज, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 0.52, तो 0.52 लाई कर रही है इस रेंज में। ठीक है, दैट इज 0.414 से लेके 0.732, सो इट इज 346, सो इट इज 6। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग और नॉट? यस, सबको समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि बस लिखते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। यस, जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। ठीक है, हम रिपीट भी कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, ऑलराइट, which is not the correct statement for ionic solids in which positive and negative ions are held together strong electrostatic attractive forces। तो आयनिक क्रिस्टल्स के केस में जो हमारे अपोजिट आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, दोज आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए। आई थिंक आपको क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। यस, यस बच्चों, ऑप्शन ए सेज द रेडियस रेशियो ऑफ
रेडियस रेशियो इंक्रीजेस एज कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। यस, ये आपको देखना है, ठीक है। एज द डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। क्या ये सही है? ठीक है। Okay, when coordination number is 8, R positive by R negative, that means radius ratio की यहाँ पे बात हो रही है, lies between 0.225 to 0.414. So yes, yes बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए। Yes, is it option A, B, C or D? Yes बच्चों। Okay, so Kunal is saying it is C. Yes, तो यहाँ पे आपको बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये भी कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम नॉट को भूल जाते हैं, नॉट करेक्ट, हमें लगता है सारे करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा, इट इज ऑप्शन सी, बिकॉज अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होगी, क्या रेंज होगी, इट वुड बी 0.732 to 1। ऑलराइट, तो यहाँ पे तो गलत मेंशन है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द प्रेशर ऑफ सीजियम क्लोराइड इज इंक्रीज्ड देन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर विल। ये तो आई थिंक डायरेक्टली उन्होंने पैराग्राफ से पूछ लिया, ठीक है। बीच में कॉन्सेप्ट को लेके पैराग्राफ को नहीं भूल जाना है। ऑलराइट, यू आर प्रोवाइडेड अ पैराग्राफ, उसमें देखो कि कुछ ना कुछ तो हिंट दिया होगा क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चों दैट इफ द प्रेशर ऑफ सीजियम क्लोराइड, अगर सीजियम क्लोराइड का प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अब आ जाओ पैराग्राफ पे, लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट टू लास्ट लाइन यहाँ पे देखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, दोनों पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली। क्रिस्टल के ऊपर अगर हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो उसमें कोई ना कोई चेंज तो आएगा ही आएगा। ऑलराइट, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द रॉन्ग आंसर एक्चुअली। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रेशर के साथ रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन सी एग्जैक्ट लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन अप्लाइंग हाई प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। आप खुद सोचिए, हमारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है। एटम्स आयंस जो हैं इस तरह से अरेंज्ड हैं, बिल्कुल पास पास हैं 3 डायमेंशन में, ठीक है। उसके ऊपर अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, आप खुद सोचिए, एटम्स विल टेंड टू कम मोर क्लोजर, एटम्स और ज्यादा पास पास आएंगे अब अगर हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। सो दैट इज व्हाई आप यहाँ पे देखिए, अगर हम प्रेशर को ज्यादा अप्लाई करेंगे किसी भी क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में, देन व्हाट विल हैपन, the coordination number will increase. So that is why option A is absolutely correct over here. Yes, साहिल ने बिल्कुल सही आंसर किया है। साहिल, कुणाल एंड साहिल अगेन। ओके, सो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ। ऑलराइट, तो आज का हमारा केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3, और ये है हमारा आज का लास्ट। तो अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब तो हमें आइडिया लग गया कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ से। ऑलराइट, सो लेट्स स्टडी द पैराग्राफ फर्स्ट। ओके, इट सेज it is impossible to obtain an ideal crystal and it suffers from certain defects called imperfections. That means ये कौन से टॉपिक से आ गया है अब, डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठीक है। कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोई भी सॉलिड परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, क्योंकि क्रिस्टल एक बनता है छोटे छोटे क्रिस्टल से, ठीक है। एक बड़ा क्रिस्टल जब हम बना रहे हैं तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल के कंबाइन जब करेंगे तब बनेगा, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं हमारे पास, तो वो मेथड में कोई ना कोई डिफेक्ट आ ही जाता है, ठीक है, जब हम फास्ट रेट पे करते हैं उसको। सो ड्यू टू दैट वी गेट द इम्परफेक्शंस। तो फर्स्ट लाइन तो हमने देख ली कि ये गिवन है। सो इन प्योर क्रिस्टल्स दीज डिफेक्ट्स अराइजेस either due to the disorder or dislocation of the constituent particles from the normal position or due to the movement of the particles. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो प्योर क्रिस्टल होता है बच्चों, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिससे वो पूरा क्रिस्टल फॉर्म हुआ है, ठीक है, पूरा क्रिस्टल जिससे बना है। मान लीजिए कि ये है मेरे पास क्रिस्टल A B B A, ठीक है।
और इसी तरह से पीछे भी लगे बी ए एंड हियर वी आर हैविंग बी और यहाँ पे भी ए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनली अगर ये इस तरह से अरेंज्ड है तो ये पूरा क्रिस्टल, ये तो मैंने यूनिट सेल लिया है, अगर इसके साथ मैं और इस तरह से ज्वाइन करती हूँ बच्चों लाइक दिस, तो आप देखो अगर इसके साथ और इस तरह से मैं ज्वाइन करती जाती हूँ लाइक दिस, तो पूरा मेरे पास एक बड़ा सा क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। जैसे रूबिक्स क्यूब हमेशा ध्यान में रखो, रूबिक्स क्यूब क्या होता है, जो हम कलर करते हैं ना एक साइड में सारे, एक साइड में एक जैसा कलर, ठीक है, उसको रूबिक्स क्यूब बोलते हैं। उसमें देखना कि छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं, ठीक है, उनको साथ में लाके हमने बड़ा क्यूब बना दिया। तो उसी तरह से क्रिस्टल में भी छोटे छोटे यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक, जिसको हम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग यूनिट में अच्छी तरह से अरेंज करते हैं, ठीक है, देन वी विल गेट द कंप्लीट क्रिस्टल। एंड एज यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो क्रिस्टल सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ ए एंड बी, इसमें सारे के सारे एटम है ए एंड बी, सो दीज आर कॉल्ड एज कंस्टिट्यूटिंग एटम, ठीक है, और वी कैन सिंपली से कंस्टिट्यूएंट्स, ऑलराइट। तो इस पूरे क्रिस्टल के ये दोनों है कंस्टिट्यूएंट्स, ओके। सो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सच डिफेक्ट्स इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। आप खुद सोचिए टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, दैट मीन्स अब जो एटम्स थे पास पास थे अब वो मूव करना चाहेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो कि एटम के साथ रिलेट करती है दैट विल इंक्रीज, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। बच्चों सॉलिड के केस में हमारे पास 2 फोर्सेस होती है, एक तो वो जो एटम्स को साथ में रखने का काम करती है दैट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड द अनदर वन इज टेम्परेचर और वी कैन से थर्मल एनर्जी। जैसे जैसे हीट देंगे तो वो एटम्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि डिफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ऑलराइट। एंड इन एडिशन टू दिस सर्टेन डिफेक्ट्स अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्योरिटीज, ओके, कुछ इम्प्योरिटी भी प्रेजेंट हो सकती है। तो आप देखिए बच्चों अगर क्रिस्टल में कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो डिफेक्ट ही लाएगी, ठीक है, वो क्रिस्टल को खराब ही करेगी, वो प्योर तो बचा नहीं है, ऑलराइट। Next line says such defects not only modify the existing properties of the crystalline solids but also impart such certain new characteristics to them. Yes, डिफेक्ट की वजह से बहुत सारी मॉडिफिकेशन क्रिस्टल में हो जाती है, जो प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता था वो भी अब शो करने लगता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि कुछ इस तरह के क्रिस्टल होते हैं जो कंडक्टिंग नहीं होते हैं, बट अगर इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है या फिर कोई डिफेक्ट उसमें प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर टाइप का तो वो कंडक्टिंग हो जाता है, ऑलराइट, दैट इज अ सेपरेट थिंग। तो आप यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चंस को अब अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि हमने पैराग्राफ तो अच्छे से डिस्कस कर लिया है, कॉन्सेप्ट जो उससे रिलेट करता है वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ऑलराइट। ओके तो बच्चों यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है शॉटकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स इज ऑब्जर्व्ड and options are when unequal number of cations and anions are missing from their lattice site. Option B says when equal number of cations and anions are missing from their lattice site. Option C due to anionic vacancies, none of these. तो yes जल्दी से आंसर कीजिए। ऑलराइट बच्चों तो आपने बिल्कुल सही आंसर किया है, दैट इज ऑप्शन बी। तो बच्चों देखो हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट, पर्टिकुलरली आपके सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट ही है, ठीक है, सीबीएसई में। तो यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट है हमारे पास 2 तरह के, एक तो है स्टोकियोमेट्रिक एंड द अनदर वन इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो स्टोकियोमेट्रिक में क्या होता है कि हमारे पास जो डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है, कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो बेसिकली 2 हमारे पास शॉर्टियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, स्कॉटियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, दैट इज शॉटकी एंड फ्रेंकल। तो बच्चों इन दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने का मतलब कि शॉटकी डिफेक्ट की अगर बात करें बच्चों तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, कैटायनिक वैकेंसी भी उतनी ही होंगी जितनी एनायनिक वैकेंसीज होंगी, ठीक है। तो अगर 2 कैटाइन मान लो 2 कैटाइंस मिसिंग है अपनी पोजीशन से तो 2 ही एनाइंस मिसिंग होंगे अपनी पोजीशन से, सो इट विल मेंटेन द न्यूट्रलिटी। तो फिर उनके जाने के बाद भी आप देखिए जितने मेरे पास ए पॉजिटिव थे उतने ही बी नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो वो एक न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए एंड दैट इज मेंटेन्ड इन केस ऑफ शॉटकी एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है कुछ बच्चों ने, वेरी गुड।
ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आयनिक सब्सटेंसेस इन विच द साइज ऑफ द केटाइन इज मच स्मॉलर देन द एनाइन विल शो। ओके, तो आपको ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है, ऐसे आयनिक सब्सटेंसेस जिसमें केटाइन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू द एनाइन, तो वो कौन सा डिफेक्ट शो करेगा? दैट इज वेरी बेसिक, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यस, is it a non-stoichiometric defect, Schottky defect, Frankel defect or all of them? yes yes बच्चों जल्दी से बता दीजिए, is it non-stoichiometric, Schottky defect, Frankel or all of the above? okay, so Sahil has given the correct answer, that is Frankel defect। बच्चों देखिए, आयनिक क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं ना, तो आयनिक क्रिस्टल के केस में होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि शॉर्टकी में इक्वल नंबर ऑफ एनाइंस एंड केटाइंस आर मिसिंग, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होता है। सो फ्रैंकल की अगर बात करते हैं, सो दिस वन इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों? वी आर हैविंग ए, ठीक है, इस तरह से समझो, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, सो हियर अगेन बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, तो इस तरह से मेरे पास है एक पूरा क्रिस्टल। ऑलराइट, ओके, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। अब देखो बच्चों, ये है इनकी लैटिस साइट्स, ये सारी इनकी लैटिस साइट्स हैं। बट क्या होता है, अगर फ्रैंकल डिफेक्ट है ना, तो उस केस में जो हमारा, ये देखो, कोई भी केटाइन, क्योंकि जनरली केटाइन स्मॉलर साइज के होते हैं, तो वो अपनी वेकेंट साइट, अपनी लैटिस साइट से एब्सेंट होके दैट विल ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी साइड से तो एब्सेंट हो गया और इसने इंटरस्टिशियल साइट ए पॉजिटिव इस साइड को ऑक्यूपाई कर लिया, एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है, कि अपनी साइड से हटके उसने इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है बच्चों? ये देखो, ये इंटरस्टिशियल साइट है, ये इंटरस्टिशियल साइट है, जो कि पूरी एरे के बीच में वॉइड्स होते हैं। ऑलराइट, उनमें जो वेकेंट स्पेस होते हैं उसको हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट, क्योंकि अगर केटाइन का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होगा ना, तो वो क्या करेगा? इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। Which of the following defect will not alter the density of the ionic crystal? Is it Frankel defect, Schottky defect, both A and B or none of these? Yes? Yes बच्चों जल्दी से बताइए। Yes? Okay, so जियाउल, आई होप मैं आपका नेम सही से बोल रही हूँ बच्चों। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इट इज ए, एंड यस इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अब थोड़ा सा हम एक स्लाइड पीछे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात हो रही थी, ठीक है, हर एक अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट है, बस सिर्फ एक एटम, सिर्फ एक आयन क्या कर रहे हैं? इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट वो है तो क्रिस्टल में ही प्रेजेंट, ठीक है। तो जितनी डेंसिटी पहले थी आयनिक क्रिस्टल की, आयनिक सॉलिड की, उतनी ही अब होगी इस डिफेक्ट के होने के बाद भी। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो डेंसिटी को ऑल्टर नहीं करता है, डेंसिटी को चेंज नहीं करता है। ऑलराइट, सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इट वुड बी फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बोथ फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट? यस, आंसर क्विकली। यस बच्चों, कौन सा ऐसा हमारा क्रिस्टल है, कौन सा ऐसा आयनिक क्रिस्टल है विच गिव्स बोथ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स? तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इट इज सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो दोनों तरह के डिफेक्ट शो करता है, दोनों तरह के डिफेक्ट वो देता है, बिकॉज जो इसकी रेडियस रेशियो है इट इज हैविंग इंटरमीडिएट रेडियस रेशियो, क्योंकि इसकी रेडियस रेशियो जो होती है दैट इज इंटरमीडिएट, तभी तो ये दोनों तरह के डिफेक्ट शो करते हैं। ऑलराइट,
Okay, so let's move to the last question that says the pink color of lithium chloride is due to. Yes बच्चों जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे, is it Frankel defect, metal excess defect, metal deficiency defect और impurity defect? Yes, yes स्टूडेंट्स जल्दी से आंसर कीजिए कि लिथियम क्लोराइड जो कलर का जो कलर होता है दैट इज पिंक ड्यू टू किस तरह के डिफेक्ट की वजह से जो लिथियम क्लोराइड है दैट शोज पिंक कलर. यस यस बेटा जल्दी से बता दीजिए. नो बेटा इट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. तो यहां पे ऑप्शन बी सही होगा. दिस इज बिकॉज अगर हम लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हीट करते हैं, ठीक है, इन द लिथियम वेपर्स दैट इज, तो क्या होगा, देखो लिथियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, लिथियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, देन वी आर हैविंग क्लोराइड लिथियम, और इस तरह से हमारे पास है पूरा का पूरा क्रिस्टल. बट बच्चों अगर मैं इसको हीट करती हूँ इन द लिथियम वेपर्स, तो यहाँ पे लिथियम गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, और क्लोराइड आयन की बहुत ज्यादा एफिनिटी है टुवर्ड्स लिथियम. तो वो क्या करेगा, इट विल गेट डिफ्यूज टू द सरफेस की तरफ जाएगा. बट ये ऐसे तो डायरेक्टली कंबाइन नहीं कर सकता क्योंकि लिथियम को कन्वर्ट